And welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams and I प्रज्ञा पांडे वेलकम यू ऑल। आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, जिन भी बच्चों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा यहाँ पर दे दी हैं और अब सोच रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, क्या ग्रेजुएशन के साथ आप अपने सिविल सर्विसेज के सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो जी हाँ, उसके लिए राउज अकेडमी लेकर आया है 1 महीने का कंप्लीटली फ्री करियर काउंसलिंग बैच, जो कि 10 जून 2024 से फ्री हो रहा है। रजिस्ट्रेशन भी फ्री है और 1 महीने का करियर काउंसलिंग बैच पूरी तरीके से फ्री है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए, जिसके साथ आप ग्रेजुएशन करते हुए भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। सीट्स आर लिमिटेड, सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 8319618002 या फिर 9522205553 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में और सबसे पहले चर्चा करेंगे कुदुम्बश्री प्रोग्राम की, जो कि केरला गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इसी के साथ 25 साल यहाँ पर इस स्कीम के हो चुके हैं। देखिए 17 मई को 26 साल यहाँ पर हो चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन यहाँ पर किया है। दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम हियर। कदमश्री स्कीम की बात करें तो 1997 में इसको स्टार्ट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एक मिशन के लिए, ताकि यहाँ पर पॉवर्टी इरेडिकेशन किया जा सके, वुमेन एम्पावरमेंट किया जा सके, और इसी के तहत स्टेट पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन के अंतर्गत केरला में इसकी शुरुआत की गई थी। इसको क्रिएट किया गया था एक कॉन्टेक्स्ट में कि डेवलप किया जाएगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर पावर दिए जाएंगे, ताकि जितनी भी प्लानिंग्स हैं, जितनी भी कैंपेन्स हैं केरला में, उनको अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो कुदमश्री अलग अलग सेक्शंस पर ऑपरेट करती है। ये नेबरहुड ग्रुप्स, एरिया डेवलपमेंट सोसाइटीज़ और कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में एक 3 टायर सिस्टम की अप्रोच की तरह यहाँ पर काम करती है। और इसकी वजह से अगर हम बात करें तो पिछले 26 सालों में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने मिला है। स्पेसिफिकली केरला के फ्लड के समय कुदुम्बश्री ने डोनेट किया था एक सब्सटेंशियल अमाउंट चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, जिसकी वजह से जितना भी पूरा फाउंडेशन यहाँ पर आया था, जितना भी पूरे फंड्स यहाँ पर आए थे, उन सबको सरप्राइज करते हुए कदमश्री स्कीम सबसे अच्छे तरीके से आपको देखने के लिए मिली। अलॉन्ग विद दैट कदमश्री की अगर हम बात करें तो कोविड-19 का पैंडेमिक हो या फिर महिलाओं को यहाँ पर जनरेशनल ट्रॉमा से निकालना हो, पॉवर्टी एलिवेशन करने हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी हो, सारी चीज़ों में विमेंस का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने का काम कदमश्री प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे और हम बात करते हैं साइक्लोन रिमेल लाइकली टू मेक लैंडफॉल नियर बंगाल टुमारो। बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है क्योंकि साइक्लोन्स का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है और इसी के चलते साइक्लोन स्टॉर्म, जिसका नाम है रीमल, यहाँ पर ये ओरिजिनेट हो चुका है सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में और माना जा रहा है कि ये इंटेंसिफाई होकर एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, जो कि सैटरडे के आसपास आपके बंगाल के कोस्ट को हिट कर सकता है। रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस बात को यहाँ पर बताया है और बोला है कि ये यहाँ पर क्रॉस कर चुका है सागर आइलैंड को, वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में ये यहाँ पर एंटर करने वाला है, बांग्लादेश के आसपास ये निकल चुका है। लगभग 110-120 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड के साथ इट इज़ मूविंग और ये थोड़ा सा इंटेंस हो सकता है। चलिए बात करते हैं साइक्लोन के नेम की, तो इसका नाम आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है रीमल। ठीक है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की लिस्ट है उसमें से ये नाम यहाँ पर चुना गया है और इस बार ये जो नाम है ये ओमान के द्वारा दिया गया है। दिस इट विल बी द फर्स्ट साइक्लोन जो कि 2024 में प्री मानसून सीजन में यहाँ पर आपको हिट करेगा। रिमल का मतलब होता है अरेबिक मिस्ट सैंड। ओरिजिन की बात करें तो बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में ये आएगा और इसका जो इम्पैक्ट है वो सुंदरबन के रीजन में आपको देखने मिलेगा, जिसकी वजह से लैंडफॉल्स की सिचुएशन भी हो सकती है, हाई टाइड्स की सिचुएशन भी आपको देखने मिल सकती है और कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में एक डैमेज भी क्रिएट हो सकता है। इसके पहले भी हमारे पास कुछ साइक्लोन्स आए थे, जैसे साइक्लोन यास 2021, एम्फान 2020, साइक्लोन फैनी 2019 या फिर आइला की बात करें 2009 में। ये बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करके गए थे सुंदरबन को। सुंदरबन बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस इनकी है, अपने आप में एक बहुत प्यारा एरिया क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम कोस्टल वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। ऑल राइट,
बात करते हैं कि आखिर साइक्लोन्स होते क्या हैं, तो आपको बहुत क्लियरली पता होगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ साइक्लोन्स, एक होते हैं ट्रॉपिकल और एक होते हैं टेम्परेट। साइक्लोन्स की बात करें तो एक इनवर्ड एयर सर्कुलेशन होता है लो प्रेशर एरिया के आसपास। ये जो एयर होती है ये सर्कुलेट हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन नदर्न हेमिस्फेयर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन दी सदर्न हेमिस्फेयर। यूजुअली एक वायलेंट स्टॉर्म या बैड वेदर कंडीशन के साथ आपको साइक्लोन देखने मिलते हैं। साइक्लोन जो कि ग्रीक शब्द साइक्लोस से यहाँ पर निकले हैं, इसका मतलब ही होता है द क्वाइल्स ऑफ द स्नेक, और इसीलिए इनका जो शेप होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं WTO की, स्टिल अपोज प्लूरालिटी लेट्रियल पैक्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट। समझते हैं इंडिया एक बहुत बड़े प्रेशर में सफ़र कर रहा है यहाँ पर WTO के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इंक्लूजन की बात कर रहा है ऑफ द प्रपोज चाइना लेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर द डेवलपमेंट, जिसे हम IFD के नाम से जानते हैं। जो पैक्ट है एक फॉर्मल वर्किंग स्टेज पर अभी यहाँ पर है WTO के साथ। अब देखिए समस्या क्या है, जब हम IFD की यहाँ पर बात करते हैं तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसे लगभग 11th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC11 के अंतर्गत यहाँ 2017 में लिया गया था ऑन दी प्लूरीलैटरल बेसिस बाय दी 70 कंट्रीज, विच मीन्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे एंडोर्स किया जा रहा है बाय सम ऑफ इट्स मेंबर बट नॉट बाय एवरीवन। इसका मुख्य काम है कि जो प्रोसेस है एक जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव की तरह काम करना, ताकि एक लीगली बाइंडिंग प्रोविजंस क्रिएट किया जा सके ताकि इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़े। अलॉन्ग विद दैट एक डेवलप प्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट करना, ट्रांसपेरेंट और ओपन इन्वेस्टमेंट रूल्स को लेकर आना ताकि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एफिशिएंट हो सके, इन्वेस्टमेंट फ्लो यहाँ पर बढ़ सके, और कहीं ना कहीं जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है या फिर जो एक फॉर्मल नेगोशिएशन के फेजेस हैं उसको अच्छे से चलाया जा सके। वहीं अगर हम IFD के कोर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका काम है फैसिलिटेट करना ग्रेटर पार्टिसिपेशन को बाय डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड WTO मेंबर्स इन दी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लो। ठीक है, अब देखिए क्या ऐसे की एरियाज हैं जिनको इंक्लूड किया गया है IFD एग्रीमेंट में ताकि प्रमोट किया जा सके और फैसिलिटेट किया जा सके इन्वेस्टमेंट को। तो सबसे पहली बात यहाँ पर की जा रही है कि कहीं ना कहीं एक रेगुलरिटी और ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करनी है, रिमूव करना है सारे डुप्लीकेट स्टेप्स को जो कि यहाँ पर अप्रूवल प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, और इसे पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना और इजी करना है। साथ ही टेक्निकल असिस्टेंस यहाँ पर देना है सो दैट कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके डेवलपिंग कंट्रीज़ की और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की। अलॉन्ग विद दैट कुछ दूसरे इशूज़ ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस को करने में उनके कंडक्ट्स को भी मेनटेन किया जा सके। कारण कि इंडिया इसका पार्ट नहीं बन रहा है इस इनिशिएटिव का, वो क्या है उनके बारे में भी आपको चर्चा करनी होगी, या क्या कंसर्न है जो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर देख रही है इस प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट के तहत, जिसे हम PA एग्रीमेंट भी बोल रहे हैं। तो पहला कंसर्न है इंडिया कहीं ना कहीं इसको एक एक्सीडिंगली कंसर्न की तरह देख रहा है कि एक जो टेक्स्ट है IFD एग्रीमेंट का वो कहीं ना कहीं टू फोल्ड प्रॉब्लम इंडिया के लिए क्रिएट कर रहा है। पहला कि वेदर जो इन्वेस्टमेंट है क्या वो सारे इन्वेस्टमेंट WTO का पार्ट होंगे या नहीं होंगे, क्या ये जो प्रोसेस है जो फॉलो कर रही है IFD एग्रीमेंट को एज द पार्ट ऑफ ये WTO के रूल बुक के अनुसार चलेगी या फिर नहीं चलेगी। अलॉन्ग विद दैट IFD एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं एक स्टेट्स की ऑगमेंटेड रेगुलरिटी ट्रांसपेरेंसी के तहत काम करना होगा, स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव करना होगा। ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो को लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर बात की जा रही है कि IFD के अंदर कोई भी प्रोविज़न नहीं है जहाँ पर मार्केट एक्सेस की बात किया जाए, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन की बात किया जाए या फिर इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात की जाए। सो गिवन दिस स्ट्रक्चर WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है क्या ये इन सारी क्लेम्स को, इन सारे मुद्दों को सुन पाएगा या नहीं सुन पाएगा, इसके बारे में भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात करते हैं इंडियाज़ 400 मिलियन कैजुअल लेबर मार्केट नीड्स अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट। ये बात यहाँ पर कही जा रही है इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के द्वारा। 85% इनफॉर्मल लेबर जनरेशन की अगर हम बात करें तो यही वो सेक्शन है जो कि हमारी GDP में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे में ज़रूरत हो जाती है कि क्या रेगुलर शिफ्ट क्या है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है, या फिर हमें एक स्टाफिंग इंडस्ट्री के रूप में इनको किस तरीके से डील करना है। ये सारी की सारी बातें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में की जा रही हैं।
देखिए, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे ये पूरा का पूरा जो तबका है इनफॉर्मल सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं जो इससे सफ़र करता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लोअर इनकम या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर, जहाँ पर इनकी जो नीड है, जो इनकी कंसर्न है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। अलॉन्ग विद दैट इनकम इनइक्वालिटी की अगर हम बात कर लें या बढ़ती हुई पॉवर्टी लेवल्स की बात कर लें, तो ये कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस को हमारे सामने लेकर आ जाते हैं जिनको अभी भी इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है जो एक शिफ्ट क्रिएट करें टुवर्ड्स द फॉर्मलाइजेशन, ताकि इंश्योर किया जा सके एक इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ या सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए। ऐसे में एक अपेक्स बॉडी की यहाँ पर ज़रूरत है जो कि एक ब्लूप्रिंट या एक फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल वर्कफोर्स के बारे में काम करे, ताकि लेबर कोड्स को कंट्री में बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट इसको यहाँ पर चेक एंड बैलेंस भी किया जा सके, क्योंकि जब भी आप इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो देखिए ये रेगुलेट नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है लेबर्स लॉस के द्वारा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट होते हैं, जो अरेंजमेंट होते हैं, जिसका बेनिफिट फॉर्मल एम्प्लॉय तो लेता है लेकिन नॉन फॉर्मल सेक्टर नहीं रहता, ऐसे में ये गवर्नमेंट के रडार से आउटसाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन या फिर पुअर वर्किंग कंडीशंस का सामना भी करना पड़ सकता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, और हम यहाँ पर आज प्रीलिम से संबंधित एक टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ द प्रोजेक्ट उद्भव। ये प्रोजेक्ट उद्भव इम्पॉर्टेंट है स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी प्रिपेयर कर रही है अपने फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को बाय ड्राइंग इनसाइट फ्रॉम द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं या महाभारत, और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट उद्भव यहाँ पर 2023 में लॉन्च किया गया है। एक बोल्ड इनिशिएटिव है जो कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो विजन है उसके रिच हेरिटेज के साथ उसको तैयार करने के बारे में बात कर रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर है जो हमारी कन्वेंशनल रिलायंस है वेस्टर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ को उसको साइड में रखते हुए कहीं ना कहीं इंडियनाइजेशन ऑफ मिलिट्री करने की यहाँ पर बात की जा रही है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका कहीं ना कहीं एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, चाहे आप वेद, पुराण, उपनिषद या अर्थशास्त्र की बात करें, यहाँ से एक वैल्यूएबल इंसाइट लिया गया है कि गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजीज़ कैसी होनी चाहिए, हमारी एथिक्स कैसे होंगे, वॉरफेयर की टेक्निक क्या होंगी। क्योंकि जब भी आप इन टेक्स्ट को देखेंगे, वेद, पुराण, उपनिषद, अर्थशास्त्र को, तो इनके अंदर भर भर के ये जानकारी दी गई है। एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें तो 5000 साल से ज़्यादा पुरानी सभ्यता की लेगेसी भारत अपने साथ लिए हुए है। ऐसे में अगर आप बात करेंगे तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र की बात कर लें, या कमडक की नीति शास्त्र की बात करें, या तिरुवल्लुर की तिरुकुरल की बात कर लें, इन सभी में कहीं ना कहीं स्टेट कैसा होना चाहिए, हमारी डिप्लोमेसी कैसी होनी चाहिए, एथिकल कंडक्ट्स क्या होने चाहिए, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन्हें मॉडर्न मिलिट्री कोड्स के साथ अप्लाई करने के बारे में बात की जा रही है। इंस्पायरिंग एग्जाम्पल आप सभी के सामने है द सक्सेसफुल मौर्यन एम्पायर, अशोक की बात कर लें आप, या फिर चोलाज या अहोम किंगडम्स की बात कर लें, जो कि इन्हीं पर्टिकुलर सिस्टम से इंस्पायर थे एंड दे हैव क्रिएटेड अ हिस्ट्री, जब इन्होंने एक बहुत बड़े पूरे साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना की। ऐसे में सबसे हाईलाइटेड जो व्यक्ति यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो है लचित बोरफुकान। आप सभी को पता होगा 1671 की अगर हम बात करें, सरायघाट के युद्ध में, जहाँ पर इन्होंने मुगल आर्मी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसी के बाद से ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए थे, अहोम डायनेस्टी से संबंधित रखते हैं। तो ये नेवल जो बैटल्स थी सरायघाट की, उसने ये बता दिया था कि इंडिया की जो एंशियंट मिलिट्री टेक्निक्स हैं वो बाहर की किसी भी तकनीक से बहुत ज़्यादा बेटर हैं, और ये प्रोजेक्ट उद्भव में इन्हें भी शामिल किया जा रहा है। ये जो बैटल है ये कहीं ना कहीं इलस्ट्रेट कर रही थी कि हमारा डिप्लोमेटिक, नेगोशिएशन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करें तो ये बाहर से आई हुई किसी भी तकनीक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ की और क्यों ये चर्चा में रही है। तो आज हमारे पास है न्यू कैलेडोनिया, जो कि यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यू कैलेडोनिया जो कि लगातार अनरेस्ट का यहाँ पर सामना कर रहा है, इसकी वजह से ये यहाँ न्यूज़ का पार्ट बना है। आप न्यू कैलेडोनिया की अगर यहाँ पर लोकेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप समझिए फ्रेंच
सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर स्टेपिंग अप कर रही हैं, एफर्ट्स ले रही हैं ताकि जो एक कंट्रोल है न्यू कैलेडोनिया का उसको वापस ले सकें। ये फ्रेंच की ओवरसीज़ टेरिटरी है बेसिकली। अगर हम बात करें तो एक सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी बनती है 1998 के नोमिया अकॉर्ड के अंतर्गत। ये लोकेट करती है आपके साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, लगभग अगर आप ऑस्ट्रेलिया से देखेंगे तो 900 माइल्स की दूरी पर न्यू कैलेडोनिया यहाँ पर सिचुएटेड है। बहुत सारे पैसिफिक आइलैंड्स के अलावा अगर हम बात करें तो ये रिलेटिवली रिसेंट वॉल्केनिक ओरिजिन से बने हुए हैं। न्यू कैलेडोनिया अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक एंशियंट फ्रैगमेंट है जो कि आपको गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो ये ग्रैंडी टेरे, 4 लॉयल्टी आइलैंड्स जिन्हें हम ओवियो, लिफो, तिगा और मैरे के नाम से जानते हैं, इनसे भी कनेक्टेड आपको देखने मिलेगा। कैपिटल की बात करें तो एज यू कैन सी हियर नोमे इसकी कैपिटल आपको देखने मिल जाएगी। लगभग 2,70,000 लोगों की पॉपुलेशन के साथ न्यू कैलेडोनिया 2019 में बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा। लगभग अप्रॉक्सीमेटली अगर आप बात करेंगे तो कनक करके एक इंडिजीनियस ट्राइब आपको यहाँ पर देखने मिलेगी जो कि 39% इसके एरिया को कवर करती है। न्यू कैलेडोनिया एक फ्रेंच और यूरोपियन सिटीजन से यहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने मिलेगा। राइट टू लिव एनीवेयर इन फ्रांस के कॉन्सेप्ट पर ये काम करते हैं। एंटाइटल्ड है कि फ्रेंच नेशनल इलेक्शन जब भी होते हैं तो उसमें ये वोट भी कर सकते हैं। लेकिन नोमी अकॉर्ड जो 1998 में यहाँ पर साइन हुआ था और इसके कॉन्सिक्वेंट ऑर्गेनिक लॉज जो 1999 में साइन हुआ था, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं न्यू कैलेडोनियन गवर्नमेंट को। और इसके साथ जो न्यू कैलेडोनिया का रिलेशन है फ्रांस के साथ, उसको एक टाइमलाइन दी गई, एक क्लियरिटी दी गई। बट रिसेंट अगेन ये कुछ डिस्प्यूट्स की वजह से न्यूज़ में है। दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं गवर्नमेंट की स्कीम जो अगेन यहाँ पर न्यूज़ में है, विच इज़ द नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स या ऑयल पाम, जिसे हम NMEOOP के नाम से भी जानते हैं। ये पर्टिकुलर स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था ताकि जो सब्सटेंशियल इंक्रीज़ है ऑयल पाम कल्टीवेशन में, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में, उसको इंक्रीज़ किया जा सके। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहाँ पर स्पेशल फोकस दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, विद द फोकस की जो हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पर ऑयल सीड या पाम ऑयल को हम यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बहुत लमसम अमाउंट इसके अंतर्गत इन्वॉल्व करती है ताकि एक इंक्रीज़ किया जा सके जो एरिया है ऑयल पाम का 10 लाख हेक्टेयर से 3.5 लाख हेक्टेयर ड्यूरिंग 2019-2020। बाय 2025 6.50 लाख हेक्टेयर बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है ताकि जो क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन है जो कि वर्तमान समय में अगर हम बात करें जो केवल और केवल 0.27 लाख टन है, उसको बढ़ाकर 11.20 लाख टन किया जा सके 2025-26 तक। राइट। अब देखिए सवाल आ जाता है कि इंडिया के लिए एडिबल ऑयल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप याद रखिए वर्ल्ड का बिगेस्ट जो इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल्स में अगर आप बात करेंगे तो वो आपको इंडिया देखने मिलेगा। हम लगभग 15.6 मिलियन मैट्रिक टन का कुकिंग ऑयल 2023-24 में मंगाए हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो लगातार जो पाम ऑयल्स हैं या इनकी डिमांड है ये लग रही है, बढ़ती जा रही है। इंडिया में अगर हम बात करें तो 57% जो इंडिया की डिमांड है वो केवल और केवल इंपोर्ट से ही फुलफिल हो रही है। और जैसे जैसे आप यहाँ पर देखेंगे डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज पॉपुलेशन। अब ये जो इंपोर्ट है, क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पर पाम ऑयल का प्रोडक्शन खुद नहीं करेगा तो अपना एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो केवल और केवल यहाँ पर इम्पोर्ट करने में गुजार देगा। ऐसे में जो टॉप 3 वेजिटेबल ऑयल्स हैं जो इंडिया यहाँ पर मंगाता है, विच इज़ दी पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर सीड ऑयल, इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो हमारा इंडियन वेजिटेबल ऑयल सेक्टर मार्केट है जो केवल और केवल 13% ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में है, 3% ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट बनता है, या 10% आप बात करें तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का पार्ट बनता है, इसके प्रोडक्शन को यहाँ पर इम्प्रूव करना है सो दैट ये जो इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन वेजिटेबल ऑयल्स है इसको यहाँ पर कम की जा सके। एडिशनली अगर आप बात करेंगे तो रिसेंट कुछ टाइम में एक डिक्लाइन भी हमें देखने मिला है, पाम ऑयल का इस्तेमाल कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं बायोडीजल्स प्रोडक्शन की तरफ।
एडिशनली जो इम्पोर्ट है सोयाबीन ऑयल का, जैसे सबसे ज़्यादा हम अर्जेंटीना से कर रहे हैं, इसमें एक बहुत शार्प इंक्रीज़ हमें देखने मिला है। वहीं ब्राज़ील से जो इम्पोर्ट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं वो कम हो गए हैं। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला की अगर आप बात करेंगे तो ये वो जगह हैं जो पाम ऑयल्स के लिए जानी जाती हैं, ग्रोइंग स्टेट है। लगभग 98% जो प्रोडक्शन है पूरा, वो केवल और केवल इन 3 जगह से आपको देखने के लिए मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और मिज़ोरम की बात करें तो यहाँ पर भी एक साइजेबल एरिया है जो कि पाम ऑयल कल्टीवेशन के लिए काम करता है। सो दीज आर द स्टोरी बिहाइंड द पाम। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मैपिंग की, तो यहाँ पर इस बार आपके पास है अफ्रीका का फिजिकल डिवीजन। सो एज यूजुअल व्हाट यू कैन डू, आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ को एंड यू कैन रीड अबाउट दिस मैपिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। डाउनलोड करने के लिए आप राउज अकेडमी के टेलीग्राम चैनल या फिर rauzacademy.in पर डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे के बारे में। उसके पहले आप सभी एक चीज़ याद रखेंगे, आइलैंड्स यूजुअली पेपर्स का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बनते हैं और ऐसे में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो आइलैंड्स हैं दे क्रिएट वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप पहले याद रखेंगे असेशन आइलैंड्स कई बार न्यूज़ में रहता है, सो आपको पता होना चाहिए कि ये यूके मिलिट्री बेस का आइलैंड है। इसी के साथ अगर आप सेंट हेलेना आइलैंड की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट आइलैंड है जहाँ पर एग्जाइल किया गया था नेपोलियन का। या फिर अगर आप क्रिस्टियन डी पूना आइलैंड्स की बात करेंगे तो ये रिमोट आइलैंड है, मोस्ट रिमोट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। एंड यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये आइलैंड्स कहाँ पर लोकेटेड है। अगेन आई एम गिविंग यू अ हिंट, ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बीच में आपको सारे के सारे आइलैंड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो if you like the today's discussion, do hit the like button, subscribe and comment. Thank you and see you soon.